ये क्या है? वो खरीदा हुआ सौदा सिर्फ जार जार कंटेनर्स में डालने में मसरूफ थी जब सारा अपनी स्टडी रूम से एक लिफाफा लेकर किचन एरिया में आया। इसमें तुम्हारी चेकबुक है, साला ने से बताया और लिफाफा काउंटर पर रखकर चला गया। इमामा ने लिफाफा खोलकर अंदर मौजूद चेकबुक निकाली। उसके साथ एक पे स्लिप भी निकल आई। वो 30 लाख की थी। इमामा को लगा कि उसे कुछ गलत फहमी हुई है। उसने स्लिप को दोबारा देखा। वो वाकई 30 लाख ही की थी। उसने इसके अकाउंट में 30 लाख क्यों जमा करवाए? यकीनन उससे कोई गलती हो गई थी। वो लिफाफा पकड़े स्टडी रूम में आ गई। साला अपने कंप्यूटर पर कोई काम कर रहा था। साला, तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा ब्लंडर किया है? इमामा ने अंदर आते हुए कहा। कैसा ब्लंडर? वो चौंका। इमामा ने उसके करीब आकर पे स्लिप उसके सामने की। इसे देखो जरा, ये क्या है? पे स्लिप पर सालार ने एक नजर उस पर डालते हुए दोबारा डेस्कटॉप पर नजर दौड़ाना शुरू कर दी। कितनी रकम जमा करवाई तुमने मेरे अकाउंट में? 30 लाख। वो हैरान हुई। अभी कुछ रहती है 7 लाख और कुछ, चंद माह में वो भी दे दूंगा। वो कुछ टाइप करते हुए सरसरी अंदाज में कह रहा था। लेकिन क्यों दोगे मुझे? किस लिए? वो हैरान थी। तुम्हारा हक मेहर है, साला ने उसे अंदाज में कहा। मेरा हक मेहर तो 2 लाख रुपए है। इमामा को लगा कि शायद वो भूल गया है। वो आमना का था। मैं तुम्हें ज्यादा हक मेहर देना चाहता हूँ, सालार ने कंधे उचका कर कहा। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा है सालार। वो एकदम संजीदा हुई। तुमसे किसने कहा मुझे इतनी रकम दो? तुमने खुद मुझे लिख कर दी थी ये रकम। सालार ने इस बार मुस्कुराते हुए मॉनिटर से नजरें हटाकर उसे देखा। मैंने? कब? वो कहते कहते रुक गई। वो फिगर तुम इसलिए लिखवा रहे थे, उसे याद आ गया। हाँ, उसकी लापरवाही अब भी बरकरार थी। तुम पागल हो? इमामा को बेख्तियार हंसी आई। शायद, सालार ने बेसाख्ता कहा। अच्छा, मैं एक अरब लिख देती तो क्या करते? वो अब तंज कर रही थी। तो एक अरब भी दे देता, क्या ख्यासी थी? कहाँ से देते? फ्रॉड करते? वो बेसाख्ता नाराज हुई। क्यों करता? कमा कर देता। सालार इसकी बात का बुरा माना। सारी उम्र कमाते ही रहते फिर अच्छा होता। सारी उम्र तुम्हारा कर्जदार रहता, वाकई अच्छा होता। तो एक अरब चाहिए क्या? वो तीखी मुस्कुराहट के साथ कह रहा था। इमामा को कई साल पहले वाली सालार की झलक नजर आई। क्यों दे रहे हो? उसने संजीदगी से कुछ देर उसे देख कर कहा। बीओ हो तुम, इसलिए। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? इमामा, मेरी सेविंग्स है ये, सालार ने बेहद तहम्मुल से कहा। सेविंग्स है तो मुझे क्यों दे रहे हो? कुछ खफा हुई। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें दूं। अगर ये पूरी दुनिया मेरी होती तो मैं ये सारी दुनिया तुम्हें दे देता। मैं कमा रहा हूँ और रुपया आ जाएगा मेरे पास। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या शाहाना अंदाज था। लेकिन इतनी ज्यादा रकम? सालार ने उसकी बात काटी। मैं इतनी ज्यादा रकम नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मर्जी का हक मेहर देना चाहता था, इसलिए तुमसे एक फिगर लिखने को कहा। तुम्हें पता है जो फिगर तुमने लिखी थी उस दिन मेरे अकाउंट में एग्जैक्ट इतनी अमाउंट थी। वो अब रकम दोहराते हुए हंस रहा था। अब इसको तुम क्या कहोगे? इत्तेफाक? मुझे इत्तेफाक नहीं लगा। मुझे लगा वो रकम मेरे पास तुम्हारी अमानत थी या हक था, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। 30 लाख दिया है, कुछ रकम को उधार कर लिया है तुमसे, वरना अगले 2-3 माह इधर उधर से मांग रहा होता। इसलिए तुम आराम से रखो ये पैसे। मुझे अगर कभी जरूरत हुई तो तुमसे मांग लूंगा। अब मैं थोड़ा सा काम कर लूं। इमामा ने कुछ नहीं कहा था। वो दरवाजा बंद करके बाहर निकल आई। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ कर एक बार फिर उस पे स्लिप को देखने लगी। वो शख्स को कभी नहीं समझ सकती थी, कभी नहीं। वो लावाली नहीं था। कम से कम इतने दिन में उसे एहसास नहीं हुआ था, लेकिन वो समझदार भी नहीं था। कम से कम वो पे स्लिप उसे यही बता रही थी। वो अगर उसे खुश करना चाहता था तो वो नहीं हुई थी। एहसानमंद देखना चाहता तो हाँ, उसके कंधे झुकने लगे थे। ऐसी चाह उसने जिंदगी में किसी और शख्स से चाही थी। ऐसे नवाजिश की तलब उसे कहीं और से थी। उसकी वजूद को गीली लकड़ी और पैसा नहीं बना रहा था, बल्कि वो फयासी बना रही थी जो वो दिखा रहा था, और उससे बराबरी चाह रही थी, बराबर नहीं हो पा रही थी। उस शख्स का कद लंबा नहीं हो रहा था, बल्कि उसका अपना ही वजूद सुकड़ने लगा था। इमामा, हम कल सुबह के बजाय शाम को जा रहे हैं। रात कराची में रुकेंगे और फिर कल रात को ही वापस आ जाएंगे। 7 बजे की फ्लाइट है। मैं शाम 5:30 बजे तुम्हें पिक करूंगा। तुम पैकिंग कर लो। उसने 12 बजे के करीब फोन करके ऑफिस से कराची का नया प्रोग्राम बताया था। वो एकदम नर्वस होने लगी। इतनी जल्दी पैकिंग की? एक रात के लिए जा रहे थे। फिर भी वो अब उसे अपने कपड़ों के बारे में बता रहा था जो साथ लेकर जाना चाहता था। वो पैकिंग करते बेहद बुलाई हुई थी। वो 5:30 बजे वहां मौजूद था। वो जानती थी कि उसने गाड़ी में रोजा इफ्तार कर लिया होगा, लेकिन फिर भी वो एक
बॉक्स में उसके लिए खाने की चीजें और जूस लेकर आई थी। एयरपोर्ट तक की ड्राइव में दोनों बातें करते हुए साथ वो चीजें भी खाते रहे। वो 6:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचे। बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। वो फर्स्ट क्लास से सफर कर रहे थे, इसीलिए ट्रैफिक की वजह से कुछ लेट होने के बावजूद सालार मुतमईन था। एग्जीक्यूटिव लॉन्च से जहाज में सवार होते हुए सालार की फर्स्ट क्लास के कुछ और पैसेंजर से सलाम दुआ हुई। चंद एक से उसने इमामा का भी तारुफ करवाया। वो सब कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखते थे या फिर सालार के कस्टमर्स थे। जहाज के टेक ऑफ के चंद मिनटों के बाद किसी दूसरी कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव सालार से कोई मामला डिस्कस करने के लिए उसके पास आया। चंद लम्हे उससे बातें करने के बाद सालार उससे माजरत करके उस एग्जीक्यूटिव के साथ उसकी सीट पर चला गया। वो कुछ देर उसके इंतजार में बैठे रही, फिर कुछ बोर होकर उसने एक मैगजीन उठा लिया। सालार की वापसी लैंडिंग के ऐलान के 5 मिनट बाद हुई। वो सॉरी कहता उसके पास बैठकर सीट बेल्ट बांधने लगा। तुम बोर तो नहीं हुए? नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था, उसने बेहद खफगी से जवाब दिया। उसने मैगजीन से नजरें नहीं हटाई। सालार ने बड़े आराम से उसके हाथ से मैगजीन लेकर पास ही गुजरती एयर होस्टेस को थमा दिया। तो शुक्रिया अदा करती हुई चली गई। ये बदतमीजी है, इमामा ने उसके जाने के बाद कुछ दबी आवाज में एहतजाज किया। हाँ है तो सही, लेकिन तुम मुझे देख नहीं रही थी, उसने इत्मीनान और ढटाई के साथ कहा। इमामा की समझ में नहीं आया उससे खफा हो या हंसे। जितनी बातें तुम उन लोगों से कर रही थी तुमने मुझसे कभी नहीं की। वो उसके शिकवे पर हंसा। बैंक के कस्टमर्स हैं, ये उन बातों के पैसे देते हैं। उसने कुछ मुलामत भरी नजरों से सालार को देखा। तुम कितने मेटेलिस्टिक हो। हाँ वो तो हूँ, उसने आराम से जवाब दिया। मैं भी दे सकती हूँ तुम्हें पैसे। वो उसके जुमले पर चौंका। अरे मैं तो भूल ही गया था, फिलहाल तो तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो, मेरे बैंक की कस्टमर भी हो और मैं तुम्हारा कर्जदार भी, तो तुमसे बातें करना तो फर्ज है मेरा, मुस्कुराते हुए बोला। बैंकर्स, वो कुछ कहने लगी थी। सालार ने बेख्तियार अपने हाथ उसके होठों पर रखते हुए उसे रोका और कहा, मैं अपना ट्रिप खराब नहीं करना चाहता इमामा, तुमसे वापसी पर सुनूंगा कि बैंकर्स कैसे होते। उसने एकदम संजीदा होते हुए कहा। इमामा ने हैरानी से उसे देखा। उसमें संजीदा होने वाली क्या बात, इसने सोचा। एयरपोर्ट पर होटल की गाड़ी ने उन्हें पिक किया था। मैंने सोचा था कि हम अनीता के घर पर ठहरेंगे, इमामा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। मैं कभी अनीता के घर नहीं ठहरा, मैं होटल में रहता हूँ, साला ने उसे बताया। कराची अक्सर आता जाता हूँ मैं, वो खिड़की से बाहर देखते हुए उसे कह रहा था। बात दफा तो यहाँ आकर अनीता से बात तक नहीं हो पाती। इमामा ने उसका चेहरा देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। मुसलसल सेल पर कुछ मैसेजेस करने में मसरूफ था। उस साथ साथ उसे सड़क के दोनों तरफ आने वाले इलाकों के बारे में भी बता रहा था। फिर मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था, मेरी वजह से, साला ने उसके अचानक इस तरह कहने पर उसे टोका। तुम्हें साथ लेकर आना मुझे अच्छा लग रहा है और तुम्हें अनीता की फैमिली से मिलवाने के लिए यहाँ लेकर तो आना ही था मुझे। इमामा ने उसका चेहरा गौर से पढ़ने की कोशिश की। सच कह रहा हूँ, उसने इमामा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तुम्हें मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगा? साला ने एकदम उससे पूछा। मुस्कुरा दी। अब अपनी वाइफ के साथ पहली बार यहाँ ठहर रहे हैं। होटल में चेक ऑन करते हुए रिसेप्शन पर मौजूद लड़के ने मुस्कुराते हुए सालार से कहा। उस 5 स्टार होटल के चंद कमरे मुस्तकिल तौर पर सालार के बैंक ने बुक किए हुए थे और उन कमरों में बाकायदगी से ठहरने वालों में से एक वो भी था। लेकिन आज वो पहली बार उसकी बीवी को देख रहे थे। सालार ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और साइन करने लगा। वो लड़का भी इमामा से कुछ खुशगवार जुमलों का तबादला कर रहा था, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द मौजूद सारी सलाह गिरा रहा हो। वो बाहर की दुनिया से मशहूर हो रही थी, जिससे वो सालार की वजह से मुतारुफ हुई थी। बीच लग्जरी पर अनीता और उसकी फैमिली ने उसके लिए डिनर अरेंज कर रखा था। वो लोग आधे घंटे में तैयार होने के बाद तकरीबन 11:30 बजे वहां पहुंचे। अनीता और उसके शौहर के अलावा उसके ससुराल के भी कुछ लोग वहां मौजूद थे। इस सालार और उसकी बीवी के लिए एक फैमिली डिनर था। उसका इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया गया। उसकी घबराहट इब्तिदाई चंद मिनटों के बाद खत्म होना शुरू हो गई। वो काफ़ी लिबरल फैमिली थी और उन दोनों की शादी के हवाले से होने वाली रस्मी गुफ्तगू के बाद गुफ्तगू के मौज़ूआत बदल गए थे। इमामा चीफ गेस्ट थी, लेकिन वहाँ किसी ने उसे टेलीस्कोप के नीचे नहीं रखा था। वो चीज़ इमामा के एतमाद में इजाफा किया। खाना भी सर्व नहीं हुआ था। वो ड्रिंक्स लेते हुए गपशप कर रही थी। इमामा गुफ्तगू में एक मुस्कुराते हुए खामोश सामिया का रोल अदा कर रही थी। उसकी ज़्यादा तवज्जो बीच लग्जरी व्यू के गिर्द नजर आने वाली समंदर और शहर की रोशनियों पर थी। और लोग ओपन एरियाज में थे। कराची में लाहौर जैसी सर्दी नहीं थी, लेकिन यहाँ उसे सर्दी महसूस हो रही थी।
सालार ने आने से पहले उसे गर्म शॉल लेने का न कहा होता तो यकीनन उस वक्त उसके दांत बज रहे होते। वहां मौजूद तमाम खवातीन स्वेटर्स के बजाय उसी तरह की शॉलें अपने कंधों पर डाले हुए थे। सालार, मैं वहां आगे जाकर नीचे समंदर देखना चाहती हूँ, उसने साथ बैठे हुए सालार की तरफ झुकते हुए मध्यम आवाज में सरगोशी की। तो जाओ, सालार ने इत्मीनान से कहा। मैं कैसे जाऊं? इस तरह अकेले? तुम साथ आओ मेरे, उसने उसके मशवरे पर जज्बस होते हुए कहा। नहीं, तुम खुद जाओ, देखो और भी लोग खड़े हैं, तुम भी जाकर देख आओ, सालार ने उससे कहा। वह उसकी गोद में पड़ा बैग उठाकर नीचे जमीन पर रखते हुए बुलंद आवाज में उससे कह रहा था। इमामा ने कुछ झिझकते उस लंबी टेबल के गिर्द मौजूद अफराद पर नजर डाली। वो सब गुफ्तगू में मसरूफ थे। उनमें से कोई भी उनकी तरफ मतवजा नहीं था। वो कुछ हिम्मत पाते हुए उठ खड़ी हुई। उसकी बाईं तरफ बैठी अनीता उसकी तरफ मतवजा हुई। वहां से जाकर देखो, वहां से ज्यादा अच्छा व्यू है। अनीता ने इशारे से उसे गाइड किया। इमामा ने सर हिलाया। और उस वक्त उसके अलावा और भी कुछ फैमिलीज मौजूद थे और सालार ठीक कह रहा था। कोई न कोई वक्तन उठकर उस तरह उस अर्शनुमा जगह के किनारे खड़े होकर समंदर को देखने लगता। वो अपनी जगह से उठते हुए नर्वस थी, लेकिन फिर वो नॉर्मल होना शुरू हो गई। सालार वहीं बैठा कोल्ड ड्रिंक्स पीते उसे जाते हुए देखता रहा। इमामा ने दोबारा पलट कर कुछ नर्वस होकर उसे देखा था। वो दोनों बार मुस्कुरा दिया। ये 9 साल पहले की पुरएतिमाद लड़की नहीं थी जो आधी रात को अपने घर की दीवार कूदकर उसके कमरे में आ गई थी। उससे शादी की थी, फिर घर से चली गई थी। वो वसीम की इस बहन के बारे में वसीम से बहुत कुछ सुन चुका था, लेकिन पिछले 10 दिनों से वो जिस लड़की को देख रहा था ये वो लड़की नहीं थी। वक्त ने जितनी तोड़ फोड़ उसकी जिंदगी में पैदा की थी, उससे ज्यादा तोड़ फोड़ उसने अर्शी की तरफ जाती उस लड़की की जिंदगी में पैदा की थी। उसकी अंदाज अतवार ही तब्दील हो गई थी। 9 साल अगर किसी शख्स को उसके घर वालों से अलग कर दिया जाए, खौफ और दबाव के साथ जिन जगहों तक महदूद करके पानी दुनिया से काट दिया जाए, तो वो किस हद तक कंफ्यूज, डबल माइंड, गैर महफूज और डिपेंडेंट हो सकता है। उसका अमली मुजाहिरा इमामा की इस हालत में देख रहा था और ये चीज उसे तकलीफ पहुंचा रही थी। वो कम अज कम उसे उस हालत में नहीं देखना चाहता था। सालार अनीता की आवाज पर बेख्तियार झोंका। उसने पूरी कुव्वत से उसके कंधे पर हाथ मारा था। या तो उसे वहां भेजते ना, अब भेज ही दिया तो 2-4 मिनटों के लिए किसी और चीज को भी देख लो। अब उससे डांट रही थी। वो मुस्कुरा कर सीधा हो गया। उसका बहनवी गुफ्तरान उससे कुछ पूछ रहा था। हवा इमामा के बालों को बिखेर रही थी। वो उन्हें बार बार कानों के पीछे करके संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें खुला छोड़कर आने पर पछता भी रही थी। उस तेज हवा में शिफॉन के दुपट्टे को सर पर टिकाने की कोशिश छोड़ चुकी थी। हाँ, पश्मीना शाल उसकी मुहीन शिफॉन की कमीज को उड़ने से तो रोक नहीं पा रही थी, लेकिन उसके जिस्म को अच्छी तरह ढांपे रखने में मौसर थी। वो कई सालों में पहली बार किसी पब्लिक प्लेस पर सर ढांपे बगैर खड़ी थी। उसे बेहद अजीब लग रहा था। अगर वो सालार के साथ न होती तो कभी भी ऐसी हालत में किसी खुली जगह पर खड़े होने का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। 10 दिन पहले तक तो घर से बाहर निकलते अपना चेहरा भी छुपाती थी। वो वाहिद गेटअप था जिसमें खुद को बेहद महफूज समझती थी। सालार से शादी के बाद उसने चेहरा छुपाना छोड़ दिया था और अब उसके साथ खुद को महफूज समझती थी। तारिक समंदर में नजर आती रोशनी के अक्स को देखते उसने एक बार फिर गर्दन के गिर्द लपटे दुपट्टे को सर पर लेने की कोशिश की। या उसकी कोशिश को नोट्स करने वाला कोई नहीं था। एक काम उस हवा में शॉल, दुपट्टे और खुले बालों के साथ आसान नहीं था। मैं बात समेत तो तुम्हारे वो जैसे करंट खाकर पड़ी, फिर जैसे इत्मीनान का सांस लिया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। उसे सालार को अपने अकब में देकर बेख्तियार कहो किस वक्त आया था उसे पता ही नहीं चला था। तुम मेरा दुपट्टा पकड़ोगे? उसने सालार की ओंठ में आते अपना दुपट्टा उसे पकड़ा दिया। वो अब वहां खड़ी दूसरों को नजर नहीं आ रही थी। तुम्हें मुझको बताना चाहिए था कि यहाँ इतनी तेज हवा होगी। मैं बाल तो खुले छोड़ कर ना आती हूँ। अपने बालों को ढीले जोड़े की शक्ल में लपेटते उससे शिकायती अंदाज में कह रही थी। उसका चेहरा देखता रहा। वो अब अपनी शाल उतार कर उसे देते हुए दुपट्टा उससे ले रही थी। एक कौन सा कलर है? दुपट्टे को अपने सर और गर्दन की लपेटते उसके सवाल पर ठिठकी। क्रीमसन। क्यों? सालार ने शाल उसके कंधों के गर्द लपेटते हुए कहा। मैं तुम्हें बताना चाहता था तुम इस कलर में बहुत अच्छी लगती हो। उसने उसके बाएं गाल को अपनी उंगलियों की पोरों से बहुत आहिस्ता से छुआ था। इमामा की आंखों में हैरत उमड़ आई। अगले लम्हे सालार को यह तय करना मुश्किल होगा कि उसका लिबास ज्यादा क्रीमसी था या उसका चेहरा। वो बेख्तियार गहरा सांस लेकर रह गया। अब तुम इतनी सी बात पर भी ब्लश हुआ करोगी तो मामला जानलेवा हो जाएगा। मार दोगी तुम बड़ी जल्दी मुझे। वो खिलखिलाकर हंसी।
वो तकरीबन 8:30 वापस अपने होटल में आए थे। इमामा को इतनी नींद आ रही थी कि उसने ज्वेलरी उतार दी, चेहरा भी धो लिया, लेकिन कपड़े तब्दील किए बगैर सो गई थी। सालार सुबह कब ऑफिस के लिए निकला इमामा को पता ही नहीं चला। वो तकरीबन 10 बजे उठी। जब तक अपना सामान पैक करके तैयार हुई तब तक अनीता उसे लेने के लिए आ चुकी थी। वो लोग तकरीबन 11:30 बजे होटल से चेकआउट करके निकले। उसके बाद वो अनीता के साथ कराची के मुख्तलिफ मॉल्स में घूमती फिरती रही। अनीता ने उसे सालार की दिए क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने ही नहीं दिया। उस दिन वही उसको शॉपिंग करवाती रही। शॉपिंग के बाद अनीता उसे अपने घर ले गई। उसने वहाँ इफ्तार किया। 7:30 बजे वो घर से एयरपोर्ट के लिए निकले और उसी वक्त सालार से उसके फ़ोन पर बात हुई। वो भी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। वो सालार की निस्बत जल्दी एयरपोर्ट पहुंची। बोर्डिंग अभी शुरू नहीं हुई थी। एग्जीक्यूटिव लाउंज में पहुंचते ही एक बार फिर वो किसी न किसी से हेलो हाई करने लगा। ये वो फ्लाइट थी जिससे आमतौर पर कराची से वापस आया करता था और उसकी तरह बाकी लोग भी रेगुलर ट्रेवलर थे, लेकिन वो सब इतनी खुश थी कि उसने सालार की तवज्जो किसी और तरफ होने पर भी एतराज़ नहीं किया। वो खुश थी, ये उसके चेहरे पर लिखा था और सालार को उसकी खुशी हैरान कर रही थी। ये तुम्हारा क्रेडिट कार्ड और पैसे। उसने लॉन्च में बैठने के कुछ देर बाद ही अपने बैग से दोनों चीज़ें निकालकर सालार को थमा दी। अनीता ने मुझे बिल पे करने नहीं दिए, उसे सारी बिल्स दिए, तुम उसे पे कर देना, इमामा ने उससे बताया। क्यों, कोई बात नहीं, अगर उसने पे किए उसे ही करने चाहिए थे। सालार ने क्रेडिट कार्ड अपने वॉलेट पे रखते हुए कहा। हाथ में पकड़े पैसे उसने वापस इमामा के बैग में डाल दिए थे। लेकिन हमने तो उसे या उसकी फैमिली को कुछ भी। सालार उसकी बात काटी। तुम नेक्स्ट टाइम आओगी तो ले आना कुछ भी उसके लिए। 2-4 हफ्ते तक वो वैसे भी अपने नए घर में शिफ्ट हो रही है, तो तुम्हें अच्छा लगा कराची आकर? सालार ने मौजू बदला। इमामा का चेहरा एक बार फिर चमकने लगा। वो उसे उन जगहों के बारे में बता रही थी जहाँ अनीता के साथ गई थी। सालार मुस्कुराते उसे सुनता रहा। वो बच्चों जैसे जोश और खरोश के साथ अपनी शॉपिंग की तफसील बता रही थी। मैंने अब्बू, आंटी और सईदा अम्मा के लिए भी कुछ गिफ्ट्स लिए, वो बता रही थी। अच्छा, सालार ने दिलचस्पी ली, लेकिन गिफ्ट्स की नौयत नहीं पूछी। फुरकान भाई की फैमिली और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी। ये मामा सिर्फ मेरे पेरेंट्स नहीं है, वो तुम्हारा भी कोई रिश्ता है उनसे, सालार ने एतराज़ किया। वो भी उसके माँ बाप का जिक्र उसी तरह करती थी। उस वक्त एकदम मामा का एहसास और उसने सालार के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। ये भूल थी या लापरवाही, लेकिन इसे शॉपिंग के दौरान सालार का ख्याल तक नहीं आया। उसे बेहद दिदामत हुई। क्या हुआ, सालार ने उसे खामोश देखकर पूछा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कुछ शर्मिंदगी से कहा, सालार मुझे तुम्हारे लिए कुछ खरीदना याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, तुमने अपने लिए शॉपिंग की तो समझो तुमने मेरे लिए खरीदा है। सालार ने उसी मुस्कुराहट के साथ उसका खंदा टपक कर जैसे तसल्ली दी। फिर भी मुझे तुम्हारे लिए कुछ लेना चाहिए था। इमामा मुतमईन नहीं हुई, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया। उसका महबूब जालिम था, वो जानता था। कोई बात नहीं, जब ख्याल नहीं आया तो कैसा तोहफा। तोहफा तो उनको दिया जाता जिनका ख्याल आता हो। सालार के लहजे में गिला नहीं था, लेकिन इमामा को गिला लगा। वो नादम से होकर खामोश बैठ गई। और क्या क्या लिया, उसकी निदामत महसूस करते हुए सालार ने दोबारा उससे बात शुरू की। मुझे अनीता अच्छी लगी है। इमामा ने इसका सवाल नज़रअंदाज किया। चलो अच्छा है, कोई तो अच्छा लगा तुम्हें, मैं ना सही, मेरी बहन ही सही। इमामा ने हैरानी से उसका चेहरा देखा। सालार की आंखों में मुस्कुराहट थी। वो संजीदा नहीं था, वो मुतमईन हो गई। और पता है मैंने क्या क्या लिया है, वो फिर बोलने लगी। सालार बेख्तियार मुस्कुराया। अगर उससे अपने लिए किसी इजहार की तवक्कुआत थी तो गलत थी। अगले 2 दिन इमामा बहुत अच्छे मूड में रही। उसे हर बात पर कराची याद आ जाता। उसकी ये खुशी सालार को हैरान करती रही। उसका ख्याल था उसे वो शहर पसंद आया है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं हुआ कि बात शहर की नहीं थी। वो अगर इमामा को नवाब शाह भी ले जाता तो भी उसी ट्रांस में वापस आती। वो खुली फिजा में सांस लेने की काबिल हो रही थी और एक लंबे अरसे के बाद कटी हुई सांसों के साथ जीने के बाद कुछ देर तक तो इंसान ऐसे ही गहरी सांस लेता है जैसे वो ले रही थी। अगले दिन वो लोग डॉक्टर साहब के पास गए। वो सालार के साथ खुश थी। ये बात उसके चेहरे पर लिखी हुई थी। अलबत्ता सईदा अम्मा ने फिर भी कुछ एहतियाती तदाबीर के तहत सालार को सामने वालों के लड़के की आमना के लिए दीवानवार मोहब्बत का एक और किस्सा सुनाना जरूरी समझा, जिसे सालार ने बेहद तहम्मुल से सुना। इस बार इमामा ने दौरान गुफ्तगू सईदा को टोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। सईदा अम्मा का ख्याल था सालार को एक अच्छा ताबेदार शौहर बनाने के लिए इस तरह के लेक्चरर जरूरी है, खास तौर पर इस सूरत में जब वो माजी में किसी औरत के साथ वाबस्ता रह चुका हो। इमामा की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो सईदा अम्मा को अपने और सालार के ताल्लुक के
बारे में कैसे बताए। उसे खदशा था कि उस इंकशाफ के बाद सईदा अम्मा खुद उसी से ही नाराज न हो जाएं। उसे फिलहाल उस सूरत हाल से निकलने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। इस्लामाबाद जाना जरूरी है। वो जुम्मा की रात एक बार फिर सोच में पड़ गई। ऐसा नहीं था कि वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी, वो जाना चाहती थी, लेकिन साथ ही एक अजीब से ख्वाब का शिकार भी थी। बहुत ज्यादा जरूरी है। सालार बेड पर बैठा अपने लैपटॉप पर ईमेल चेक करने में मसरूफ था। तुम्हें क्या काम है वहाँ? इमामा ने हाथ में पकड़ा नावल बंद करते हुए कहा। वो कहने के बल टेक लगाए उसकी तरफ करवट लेते उसे देखने लगी। मुझे गांव जाना है। वो स्क्रीन पर नजरें जमाए अपना काम करते हुए बोला। कौन सी गांव? वो चौकी इस्लामाबाद से 2 घंटे की ड्राइव पर है, उसने नाम बताते हुए कहा। मैं वहाँ एक स्कूल और चंद दूसरे प्रोजेक्ट्स चला रहा हूँ। स्कूल की बिल्डिंग में कुछ एक्सटेंशन हो रही है, उसी को देखने जाना है मुझे। जाना तो लास्ट वीक था, लेकिन जा नहीं सका। ओलची नजरों से उसे देखती रही। उसकी तवील खामोशी और खुद पर जमी नजरों को महसूस करते हुए साला ने उसे देखा। इमामा से नजरें मिलने पर उसने कहा, तुम साथ चलना और देख लेना। वो दोबारा स्क्रीन पर देखने लगा। तुम अकेले चले जाओ, इमामा ने कहा। मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, उसने इसरार किया। ऐसे भी पापा ने कहा है आने के लिए। हाँ, अगर तुम गांव नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, लेकिन इस्लामाबाद तो चलना है तुम्हें, साला ने जैसे कतई अंदाज में कहा। इमामा ने दोबारा तकिए पर सर रखते हुए कुछ खौफी के आलम में नावेल खोल दिया। क्या स्टोरी इस नावेल की? सालार को उसकी बिगड़ते मूड का अंदाजा हो रहा था। इमामा ने जवाब नहीं दिया। हीरो हीरोइन के कपड़ों की ज्यादा तारीफ करता है, उसमें यह खूबसूरती की वो अब उससे छेड़ रहा था। इमामा ने उसे नजरअंदाज किया। इत्तेफाक था कि जो सफा पढ़ रही थी उसमें हीरो हीरोइन की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। इमामा को हंसी आ गई थी। नावल से अपना चेहरा छुपाते उसने दूसरी तरफ करवट ले ली। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके तासरात देखे। साला ने उसे हंसते हुए नहीं देखा, वो अपने काम में मसरूफ था। ख़वातीन व हज़रात तवज्जो फरमाइए, हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। इस वक्त यहाँ शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ का दर्जे हरारत। जहाज के कैबिन अमला में से कोई इंग्लिश के बाद अब उर्दू में रस्मी अलविदाई कलमात दोहरा रहा था। जहाज टैक्सी करते हुए टर्मिनल के सामने जा रहा था। बिजनेस क्लास की एक सीट पर बैठे सालार ने अपने सेलफोन ऑन करते हुए अपनी सेफ्टी बेल्ट खोली। इमामा खिड़की से बाहर देखते हुए गुमसुम थी। कहाँ गुम हो? उसने इमामा का कंधा थपका। उसने चौंकर उसे देखा और फिर अपनी सेफ्टी बेल्ट खोलने लगी। सालार लगेज कंपार्टमेंट से अपने बैग्स निकाल रहा था। एक फ्लाइट स्टीयरिंग ने उसकी मदद की। दोनों के दरमियान चंद खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। वो इस फ्लाइट पर आने वाले रेगुलर पैसेंजर्स में से एक था और फ्लाइट का अमला उसे पहचानता था। जहाज की सीढ़ियों की तरफ जाने से पहले सालार ने मुड़कर उससे कहा, तुम्हें कोई कोट वगैरह लेकर आना चाहिए था, स्वेटर में सर्दी लगेगी तुम्हें। ये तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी शहर है। मैं पैदा भी हूँ यहाँ, 20 साल गुजारे हैं मैंने यहाँ। मुझे पता है कितनी सर्दी होती है। ये स्वेटर काफी है, इमामा ने बड़े जताने वाले अंदाज में उससे कहा। वो इस तज़किया अंदाज में मुस्कुराया। जहाज की सीढ़ियों से बाहर आते ही सर्द हवा के पहले झोंके ने इसे एहसास दिला दिया कि वो ठीक कह रहा था। उसे अपने दांत बजते हुए महसूस हुए। सालार ने कुछ कहे बगैर अपने बाजू पर पड़ी जैकेट उसकी तरफ बढ़ाई। उसने बड़ी फरमानबरदारी से कुछ नादिम होकर जैक पहन ली। इस्लामाबाद बदल गया था, उसने खजल होकर सोचा। अरावल लाउंज की एग्जिट की तरफ बढ़ते हुए सालार चंद लम्हों के लिए ठिठका। एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया है मामा, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। क्या बात है? वो मुस्कुराई। पापा को ये पता नहीं है कि हम आज इस्लामाबाद आ रहे हैं। इमामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। सालार ने उसे रुकते देखा तो वो भी रुक गया। वो बेचैनी से उसे देख रही थी। सालार ने अपने कंधे पर उसके बैग की बेल्ट ठीक की। शायद टाइमिंग गलत हो गई, टैक्सी में बताना ज्यादा बेहतर था। और अब अगर उसने यहाँ से जाने से इनकार कर दिया तो वो दिल ही दिल में फिक्रमंद हुआ। वो पलके झपके बगैर उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। वो भी उसी तरह देखता रहा। एक डटाई थी, लेकिन अब वो इसके अलावा कर भी क्या कर सकता था। उसने बिलाखिर इमामा की आंखों की बेचैनी को गुस्से में बदलते देखा। फिर उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। मुसलसल 2 हफ्तों से उसे सिकंदर उस्मान के इस्लामाबाद बुलाने का कह रहा था। इस सिकंदर उस्मान का बुलावाना होता तो सिर्फ सालार के कहने पर तो कभी वहां न जाती। और अब वो कह रहा था कि वो झूठ बोल रहा था।
सिकंदर उस्मान के न बुलाने के बावजूद वहां जाने का क्या मतलब था, उसका अंदाजा वो कर सकती थी और उस वक्त वो बुरी तरह परेशान भी थी। एक लम्हे के लिए तो उसका दिल चाहा था कि वो लॉन्च से बाहर निकलने से ही इनकार कर दे। उसे सालार पर शदीद गुस्सा आ रहा था। सॉरी, सालार ने इत्मीनान से कहा। वो चंद लम्हे मजीद उसे देखती रही, फिर उसने इर्द गिर्द देखा, फिर सालार ने उसे जैक उतारते हुए देखा। वो वहां खड़ी बेबसी के आलम में उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। सालार को अंदाजा था कि वही कर सकती। उसने जैकेट उतारकर तकरीबन फेंकने वाले अंदाज में सालार को दी। थैंक यू, सालार ने जैकेट संभालते हुए कहा। उसने शुक्र अदा किया कि जैकेट उसने उसके मुंह पर नहीं दे मारी। वह बेहद गुस्से में एग्जिट डोर की तरफ जा रही थी। सालार को हैरत हुई, उसने उससे अपना बैग क्यों नहीं लिया था। उसीलिए तौर पर उसका दूसरा रद्द-ए-अमल होना चाहिए था। मेरा बैग दो। एग्जिट डोर से निकलने से पहले इमामा ने पलटकर तकरीबन घबराते हुए उससे कहा था। सालार ने आराम से बैग उसे पकड़ा दिया। टैक्सी में बैठने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। पूरा रास्ता खिड़की से बाहर देखती रही। सालार ने भी उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की। उस वक्त गुस्से को ठंडा करने के लिए उसे मुखातिब न करना मुनासिब था। वह अब घर पर सिकंदर उस्मान और तैयबा के रद्द-ए-अमल के बारे में सोच रहा था। अगली बिजली उन पर गिरने वाली थी। गाड़ी उनके घर के बाई रोड का मोड़ मोड़ रही थी। इमामा को अपना पूरा जिस्म सर्द होता हुआ महसूस हुआ। ये सर्दी नहीं थी, ये खौफ भी नहीं था, कुछ और था। वो 9 साल के बाद अपने घर को, उस सड़क को और उस मोड़ को देख रही थी। उसके होंठ कपकपाने लगे थे, आंखें भीगने लगी थी। सालार से सारी नाराजगी, सारा गुस्सा जैसे धुआं बनकर हवा में तहलील हो रहा था। खुशी थी क्या था जो गाड़ी को अपने घर की तरफ बढ़ते देखकर महसूस कर रही थी। उसके घर का गेट सालार के घर के गेट से कुछ फासले पर था और वो सिर्फ अंदाजा कर पाई थी कि गेट बंद था। घर की बैरूनी लाइट्स ऑन थी। गाड़ी के हॉर्न पर गार्ड ने बाहर देखा, फिर उसने गार्ड रूम से बाहर निकलकर गेट खोल दिया। सालार तब तक उसके साथ गाड़ी से निकलकर डिक्की से बैग्स निकाल रहा था। इमामा ने इस बार अपना बैग खुद थामने पर इसरार नहीं किया था। गार्ड ने सामान लेने की कोशिश नहीं की। सालार अपने सामान खुद उठाने का आदी था, लेकिन उसने सालार के साथ आने वाली इस लड़की को बड़ी हैरत और दिलचस्पी से देखा था, जो गेट से घर के अंदर आने तक उन हमसायों के घर को दीवानवार देखती आ रही थी, जिनके साथ सिकंदर उस्मान का मेल मिलाप बंद था। धुंध के बावजूद इमामा ने घर की बालाई मंजिल के कुछ बेडरूम्स की खिड़कियों से आती रोशनी को देख लिया था। उसके अपने बेडरूम में भी रोशनी थी। अब वहाँ कोई और रहता होगा, वसीम या साद, या उसका कोई भतीजा या भतीजी। उसने आंखों में उमड़ते सैलाब को साफ करते उन खिड़कियों में जैसे किसी साए से हेवले को ढूंढने की सही की। अंदर चले। उसने अपने बाजू पर उसके हाथ की नरम गिरफ्त महसूस की। इमामा ने आंखें रगड़ते हुए सिर हिलाया और कदम आगे बढ़ा दी। वो जानता था कि वो रो रही है, लेकिन उसने उसे रोने से रोका नहीं था। उसने बस उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था। सिकंदर उस्मान उस लॉन्च में फोन पर किसी दोस्त के साथ कुछ गप्पियां करते हुए तैयबा का इंतजार कर रहे थे, जो अपने बेडरूम में कोई चीज लेने के लिए गई थी। अगर सिकंदर को ऑफिस से आने में देर न हो गई होती तो वो दोनों उस वक्त किसी इफ्तार डिनर में जा चुके होते। लॉन्च में सालार और इमामा का सामना सबसे पहले उन्हीं से हुआ। किसी भूत को देखकर सिकंदर उस्मान का वो हाल न होता जो उस वक्त उन दोनों को देखकर उनका हुआ था। वो फोन पर बात करना भूल गए थे। जब मैं बाद में फोन करता हूँ तुम्हें, उन्होंने खड़े होते हुए अपने दोस्त से कहा और सेल बंद कर दिया। गुस्सा बेहद मामूली लफ्ज था जो उन्होंने उस वक्त सालार के लिए महसूस किया। वो लाहौर में इस उल्लू के पट्टे को न सिर्फ इस्लामाबाद के इमामा के साथ न आने की ताकीद करके आए थे, बल्कि पिछले कई दिन से मुसलसल फोन पर हर बार बात करने के दौरान ये बात दोहराना नहीं भूले और हर बार फरमान बरदारी से ओके कहता रहा। नहीं, फरमान बरदारी उसे हजम नहीं थी, न इतना सीधा ओके। उनकी छठी से उसके बारे में सिग्नल दे रही थी। वो पिछले कई सालों में बहुत बदल गया था, बेहद फरमान बरदार हो गया था। उनके सामने सर झुकाए बैठा रहता था, बहुत कम उनकी किसी बात से इख्तलाफ करता, एतराज करता। लेकिन वो सालार सिकंदर था, उनकी वो चौथी औलाद, जिसके बारे में सोते में भी मोहतात रहते थे। सिर्फ सालार ही नहीं बल्कि इमामा ने भी सिकंदर उस्मान के चेहरे के बदलते हुए तासरात को देखते ही भांप लिया था। डोंट वरी, पापा मुझे कुछ जलील करेंगे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। दूर से अपनी तरफ आते, सिकंदर की तरफ जाते, खुद से चंद कदम पीछे चलती, इमामा की तरफ देखे बगैर बेहद मध्यम आवाज में बड़बड़ाया था।
इमामा ने सर उठाकर अपने शौहर का इत्मीनान देखा, फिर तकरीबन 10 मीटर के फासले पर आते अपने ससुर का अंदाज। फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आया कि उसे उस वक्त क्या करना चाहिए। वो ये सोचकर ज्यादा खौफजदा हुई थी कि सिकंदर उस्मान सालार की इंसल्ट करने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम पापा। अपने हाथ में पकड़े बैग्स रखते उसने पास आते सिकंदर उस्मान से हमेशा की तरह गले मिलने की कोशिश की थी, जैसे उनकी दावत और हिदायत पर वहां आया है। सिकंदर उस्मान ने खशमगे नजरों से उसे देखते उसका हाथ पीछे करते हुए कहा, तुम्हें मना किया था ना? जी। सालार ने बेताबेदारी से उस सवाल का जवाब दिया। सिकंदर उस्मान का दिल चाहा कि उसका गला दबा दे। कैसे आए हो? चल लम्हों के बाद उन्होंने उससे अगला सवाल किया। टैक्सी पर। जवाब खटाक से आया था। टैक्सी अंदर लाए थे? नहीं, गेट पर ही उतरे। वो नजरें झुकाए बेहद सआदतमंदी से कह रहा था, तो ससुराल वालों को भी सलाम कराते। वो इस बार चुप रहा, जानता था नहीं सवाल है न मशवरा। बेटा आप कैसी हैं? उसे कहना आलोक नजरों से घूरते हुए मामा की तरफ बढ़ आए थे। उनका लहजा बदल गया था। वो बुरी तरह घबराए हुए बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुन रही थी और सिकंदर को अपनी तरफ बढ़ते देख उसका रंग फक हो गया था। वो सिकंदर के सवाल का फौरी तौर पर जवाब नहीं दे सकी। सफर ठीक रहा? उन्होंने उसे अपने साथ लगाती बेशफ़क़त से पूछा था। और तबीयत ठीक है? चेहरा क्यों इतना सुर्ख हो रहा है? सिकंदर ने भी इसकी आंखों की नमी और परेशानी को महसूस किया था। जी वो अटकी, सर्दी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? सालार ने बैग दोबारा खींचते हुए पहला जुमला सिकंदर से कहा और दूसरा दूर से आती हुई तैयबा को देखकर जो उसे देखकर जैसे कराही थी। सालार, क्या जरूरत थी यहाँ आने की? कुछ तो एहसास किया करो। अब उनसे गले मिल रहा था। तैयबा, इमामा को चाय के साथ कोई मेडिसिन दे और अब उस डिनर को रहने ही दे। सिकंदर उसे साथ लाते उसे अब तैयबा से कह रहे थे। तैयबा सालार के एक तरफ करते उसकी तरफ बढ़ाए। क्या हुआ इमामा को? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने मदाफियाना अंदाज में तैयबा से मिलते हुए कहा। आप लोग डिनर पर जाएं, हमारी परवाह न करें, हम लोग खा लेंगे जो भी घर में है। सालार ने सिकंदर से कहा। उसे अंदाजा था कि उस वक्त कई इन्वाइटेड हैं, यकीनन घर में उस वक्त डिनर की कोई तैयारी नहीं की गई होगी। सिकंदर ने उसकी बात सुनने की जहमत नहीं की। उन्होंने पहले इंटरकॉम पर गार्ड्स को सिक्योरिटी के हवाले से कुछ हिदायत की। उसके बाद ड्राइवर को किसी करीबी रेस्टोरेंट से खाने की कुछ डिशेस लिखवाए और खानसामा को चाय के लिए बुलवाया। प्लीज पापा, अब हमारी वजह अपने प्रोग्राम कैंसिल न करें, आप जाएं। साला ने सिकंदर उस्मान से कहा, ताकि तुम पीछे से हमारे लिए कोई और मुसीबत खड़ी कर दो। उस सिकंदर के जुमले पर हंस पड़ा। उसकी हंसी ने सिकंदर को कुछ और बरहम किया। इमामा अगर उसके पास न बैठी होती तो सिकंदर उस्मान सब उसकी तबीयत अच्छी तरह साफ कर देती। जब मैंने तुम दोनों से कहा था कि फिलहाल यहाँ मत आना, तो फिर इमामा कम से कम तुम्हें इसे समझाना चाहिए था। सिकंदर इस बार इमामा से कहा था, जो पहले बेहद शर्मिंदगी और हवास बख्तगी का शिकार हो रही थी। पापा, इमामा तो मुझे मना कर रही थी, मैं जबरदस्ती लाया हूं इसे। इमामा की किसी वजह से पहले सालार ने कहा। सिकंदर ने बेहद खशमगी नजरों से उसे देखा। उनकी औलाद में से किसी ने आज तक उनके मुंह पर बैठ के इतने फकीर अंदाज में उनकी बात न मानने का ऐलान नहीं किया था। सालार ने मजीद कुछ कहने के बजाय उन्होंने मुलाजिम से सामान उनके कमरे में रखने के लिए कहा। उस सारे मामले पर सालार से संजीदगी से बात करना जरूरी था, लेकिन अकेले में। सालार के कमरे में आते ही इमामा मकनातिस की तरह खिड़की की तरफ गई थी और फिर जैसे सहरजदा सी खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। वहां से इसका घर का बायां हिस्सा नजर आ रहा था, उसके घर का ऊपर वाला हिस्सा, उसकी कमरे की खिड़कियां, वसीम के कमरे की खिड़कियां। दोनों कमरों में रोशनी थी, लेकिन दोनों खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए थे। कोई पर्दों को हटाकर उस वक्त उसकी तरह आकर खिड़की के सामने खड़ा हो जाता तो उसे आराम से देख लेता। पता नहीं पहचानता भी या नहीं, वो इतनी तो नहीं बदली थी कि कोई उसे पहचान ही न पाता। उसके अपने खूनी रिश्ते तो पानी सैलाब के रेले की तरह सब बंद तोड़कर उसकी आंखों से बहने लगा था। एक अब सोचा था उसने कि कभी अपनी जिंदगी में दोबारा उस घर को देख सकेगी। क्या जरूरी था कि सब कुछ उसकी जिंदगी में उसके साथ होता। वो बेहद खामोशी के साथ उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया था। उसने खिड़की से नजर आने वाले इस घर को देखा और फिर इमामा की आंखों से बहने वाले पानी को। उसी खामोशी के साथ उसने इमामा के कंधे पर अपना बाजू फैलाते हुए जैसे उसे दिलासा देने के लिए उसके सर को चूमा। वो मेरा कमरा है, बहते आंसुओं के साथ इमामा ने उसे बताया। जहां से तुम मुझे देखा करती थी। वो बेहतर आंसुओं के बीच हंस पड़ी। मैं तुम्हें नहीं देखती थी सालार, उसने एहतिजाज किया था। सालार ने उसके कमरे की खिड़की को देखते हुए कहा।
और मुझे पता तक नहीं था कि तुम्हारा कमरा है। मैं समझता था ये वसीम का कमरा है। मैं तो कपड़े भी यहीं बदला करता था। सालार को कुछ तशवीश हुई। मुझे क्या पता तुम क्या करते थे। मेरे कमरे की खिड़कियां तो बंद होती थी। क्यों? सालार ने कुछ हैरानी से पूछा। तुम शॉर्ट्स में फिरते रहते थे बेडरूम में, इसलिए। और तुम्हारे ख्याल में खिड़कियां खुली रख सकती थी? तुम्हें कोई शर्म ही नहीं थी? तुम कैसे इस तरह अपने बेडरूम में फिर लेते थे? अब आंखें साफ करते उस पर खफा हो रही थी। उसे अंदाजा नहीं हुआ कि उसने कितने आराम से उसकी तवज्जो इस तरफ से हटाई थी। तुम किस तरह के इंसान थे? साला ने इस बार कुछ नहीं कहा। उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। तुम्हें खाने का कहने आया था। तुम चेंज कर लो तो चलते। उसने एकदम बात बदलते ही मामा से कहा। उसने सालार के तासरात नहीं देखे। वो एक बार फिर खिड़की से नजर आने वाला घर देख रही थी।